नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज से 2-3 साल पहले से जो घटनाक्रम शुरू हुआ था, उससे हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला था कि कांग्रेस के अंदर दो प्रकार के लोग हैं, या हर पार्टी के अंदर दो प्रकार के लोग हैं। एक लोग वो हैं जो कि पार्टी के नीति और सिद्धांतों पे अडिग हैं और उनका कमिटमेंट है सिद्धांतों पर, और कुछ लोग हर पार्टी में ऐसे हैं जिनका कमिटमेंट केवल अपने लाभ से है। जब तक पार्टी फायदे में रहती है तब तक वो पार्टी के साथ रहते हैं, और जब पार्टी को पराभव होता है या वो नीचे की तरफ जाने लगती है तो अपने सिद्धांतों की तिलांजलि देके पार्टी को छोड़ देते हैं। यह हर पार्टी में होता है, हर समय होता है। कांग्रेस में भी यह हुआ। जब आपने देखा कि कांग्रेस 2014 का चुनाव हारी, फिर 2019 का चुनाव हारी, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इस चुनावी हार से डर गए। ईडी सीबीआई से डरे, इनकम टैक्स से डरे, और उन्हें ये लगा कि उनका जो भविष्य है, राजनीतिक भविष्य है, वो समाप्ति की ओर है। इसलिए वो उस तरफ चले गए जहां उनको फायदे का सौदा दिखाई पड़ रहा था, मंत्री बन गए। और उसमें ज्यादातर लोग ऐसे थे, अधिकांश लोग ऐसे थे जिन पे ईडी ने और सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, और उन पे तलवार लटक रही थी जेल में जाने की। जैसे अशोक चव्हाण थे, उन पे आदर्श घोटाले का मामला था। जो शुभेंदु अधिकारी थे उन पे भी कुछ आरोप थे, और जो हेमंत विश्व शर्मा थे उन पे भी आरोप थे, प्रफुल्ल पटेल पे आरोप थे, अजीत पवार पे थे, बहुत सारे लोगों पे, आप जानते हैं, बार बार क्या दोहराना। और इन आरोपों से मुक्ति मिल गई उनको। ईडी सीबीआई की इंक्वायरी उनकी बंद हो गई जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो अचानक ऐसे लोग जो कि गांधी के सिद्धांतों के प्रति समर्पित थे और जो कांग्रेस के साथ पिछले 40-50 साल से थे, कांग्रेस के सिद्धांतों से 40-50 साल से उनके साथ थे, और भारतीय जनता पार्टी के एक धुर विरोधी थे, गोडसे के धुर विरोधी थे, वो अचानक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और वो फिर हिंदुत्व की बात करने लगे, फिर वो मुसलमानों को समान अधिकार की बात नहीं करने लगे, फिर वो लोकतंत्र की बात नहीं करने लगे। और ऐसा लगा कि फिर वो अचानक उन्होंने अपने सिद्धांतों की तिलांजलि अपने स्वार्थ और हित के लिए दे दी। ये एक समय था। अच्छा, इसमें बड़े विश्लेषण करने वाले लोग थे। कुछ लोग ये विश्लेषण कर रहे थे कि भाई देखिए, कांग्रेस का तो भविष्य खत्म हो गया और भारतवर्ष में अब कांग्रेस मुक्त भारत बनने वाला है, जो कि माननीय मोदी जी ने भी कहा था, और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते फिरते थे कि अब तो कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा और कांग्रेस खत्म हो गई। क्योंकि 50 से 60 के बीच में, 2014-19 के बीच में कांग्रेस आई और विपक्ष बिल्कुल खत्म सा दिखने लगा, और भारतीय जनता पार्टी उफान पे थी, और हर व्यक्ति वांटेड टू बी ऑन द राइट साइड। वो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के साथ चला गया, और जेडीयू भी, और तेलुगु देशम भी, और एकनाथ शिंदे भी, और अजीत पवार भी, उन्होंने अपने पैतृक दलों को तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। ये एक समय था। अब कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो कांग्रेस का पराभव और ये समाप्ति का काल है। अच्छा, हम जैसे लोगों का ये कहना था, ये कांग्रेस का शुद्धिकरण है, और इस शुद्धिकरण से जो लोग, ऐसे लोग जिन्होंने 40-50 साल कांग्रेस से हर तरह का फायदा उठाया, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, राज्यसभा गए, लोकसभा एक बार इलेक्शन जीते, कई बार राज्यसभा गए, राज्यसभा में विपक्षी दल के नेता रहे, सारा सम्मान मिला, अध्यक्ष रहे, पता नहीं मंत्री रहे, क्या क्या रहे, अमरिंदर सिंह रहे, अपना पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पे रहे, सुनील जाखड़, बलराम जाखड़ के पुत्र, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। जितेंद्र प्रसाद, जिनके पिता जितेंद्र प्रसाद एक बड़े नेता कांग्रेस के थे, फिर वो उन्हें एमएलसी का जिता के फिर उनको मंत्री यूपी में बना लिया गया, फिर उन्हें पीलीभीत से टिकट दे दिया, पीलीभीत से चुनाव हार गए। मेनका गांधी भी चुनाव हार गई, उनके बेटे वरुण गांधी को तो खैर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया ही नहीं। अब देखिए, ये तो हुआ जब लगा कि कांग्रेस खत्म हो रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। इस चुनाव में कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिली अब, जिसमें लगता है कि कांग्रेस के अंदर या देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर निष्ठावान लोग हैं।
अभी हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति खत्म नहीं हुई, और ऐसे लोग हैं जो अपने सिद्धांतों से अडिग हैं। जैसे एक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का उदाहरण आप जानते हैं, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानते हैं। कर्नाटका के बड़े नेता रहे, पार्लियामेंट का इलेक्शन 8-9 बार जीते, विधानसभा का जीते, बहुत इलेक्शन जीते, एक इलेक्शन हारे। उन्होंने कांग्रेस के प्रति कभी निष्ठा को बदला नहीं। कई बार ऐसा मौका आया जब सबने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटका का मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए, लेकिन वीरप्पा मोइले को या बंगरप्पा को या बाकी बहुत सारे लोगों को मौका मिला, उनको मौका नहीं मिला। लेकिन उन्होंने निष्ठा नहीं बदली, उन्होंने अपना जो समर्पण कांग्रेस के सिद्धांतों के प्रति था वो नहीं बदला। डीके शिवकुमार साहब कर्नाटका के एक अच्छे बड़े नेता, जिनके भाई डीके शिवकुमार, पिछली बार 2019 में एक ही सीट कांग्रेस को मिली थी जो डीके सुरेश को मिली थी। डीके शिवकुमार अच्छे पैसे वाले व्यक्ति हैं, उनपे आरोप लगाए गए, उनपे रेड कराई गई, उनको जेल भेजा गया, उनको हर तरह से सताया गया, लेकिन उन्होंने अपनी कांग्रेस के प्रति जो निष्ठा थी उसको नहीं छोड़ा। तो हम लोगों के दिमाग में उनके प्रति एक ऐसी छवि बनी उत्तर भारत के लोगों की कि कांग्रेस को डीके शिवकुमार जैसे लोगों की आवश्यकता है, जो सब कुछ होने के बावजूद, हर तरह के दबाव होने के बावजूद, हर प्रकार के प्रलोभन होने के बावजूद कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग करेंगे या कांग्रेस को तोड़ देंगे। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार ने तो वो कर लिया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी तक एक आदर्श हमारे सामने था, अब एक दूसरा बहुत अच्छा आदर्श सामने आया है, जिनका नाम है विशाल पाटिल। अब देखिए, ये बड़ा एग्जाम्पलरी चीजें हैं और ये हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को दिखाती हैं। महाराष्ट्र के अंदर क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन है, वहां पे सीटों का बंटवारा होना था। जो सांगली सीट है वो बंटवारे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास चली गई। तो ये जो विशाल पाटिल हैं, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, इनका पूरा परिवार कांग्रेसी है, युवा हैं, 35-36 साल के होंगे। पहली बार मैंने उनको जीतने के बाद टेलीविजन में देखा। तो क्योंकि सीट उद्धव ठाकरे के बाद चली गई तो उनका कैंडिडेट खड़ा हुआ, विशाल पाटिल इंडिपेंडेंट खड़े हुए, और इंडिपेंडेंट खड़े हुए 1 लाख वोट से जीते इंडिपेंडेंट। इसका माने आप उनकी शख्सियत को पहचान सकते हैं, उनके तेज को पहचान सकते हैं, उनमें कितना जनता से कांटेक्ट है या पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। विशाल पाटिल इलेक्शन जीते। अच्छा, आप जानते हैं आज के तारीख में एक एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की कितनी कीमत है, और पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान है इस समय इंडिपेंडेंस को तोड़ने के ऊपर है, और इसलिए भी तोड़ने के ऊपर है कि अगर इंडिपेंडेंट उसके साथ आ जाएंगे, छोटे छोटे दल उनके साथ आ जाएंगे, तो उनकी निर्भरता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पे कम हो जाएगी। क्योंकि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के पास तो एक संख्या है, बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या 240 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 33 सीटें उनको चाहिए। पासवान साहब उनके पास हैं ही, और बाकी एकनाथ शिंदे के लोग भी उद्धव ठाकरे के पास जाने के चक्कर में हैं। एक सीट जो एनसीपी अजीत पवार के पास है वो भी शरद पवार, लेकिन उनके पास कम से कम 8-10 लोग ऐसे हैं जो उनके साथ हैं, तो 250 हैं, 23 लोग उन्हें चाहिए। इंडिपेंडेंट अगर को मिल जाएं तो उन्हें जो टीडीपी की बार्गेनिंग है उसको समाप्त कर पाएंगे, और नीतीश कुमार की बार्गेनिंग, फिर उसके बाद अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू उनका साथ देते हैं तो उनकी पार्टी को तोड़ लेंगे, जैसा कि उनमें उन्हें महारत हासिल है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया कि सभापति लोकसभा में हमारा होगा, इसके बिना हम मानेंगे नहीं। अब सभापति बहुत, पहली बार भी आपको हुआ जब गठबंधन सरकार बनी थी तो चंद्रबाबू नायडू ने अपना ही सभापति बनाया था। सभापति का और विधानसभा सभापति का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है जब पार्टियां टूटती हैं, और इस बात को वो जानते हैं चंद्रबाबू नायडू कि उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास होगा। अब ये विशाल पाटिल साहब जो हैं, इन पे बहुत दबाव रहा। इसके बावजूद वो कल आके सोनिया जी से मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। उन्होंने कहा मैं पूरी तरह से कांग्रेस की विचारधारा पर समर्पित हूं और मैं कांग्रेस का ही सदस्य मानी हूं, और मैं नहीं टूटूंगा, कितना भी प्रलोभन दिया जाएगा मैं नहीं टूटूंगा। तो ये होती है भारतीय सभ्यता संस्कृति, और ये होती है निष्ठा कि आपने गांधी के प्रति, गांधीवादी विचारों के प्रति जो आपकी निष्ठा है, वो सारे प्रलोभनों के
बावजूद नहीं डिगी। इसीलिए विशाल पाटिल के प्रति मेरे दिमाग में सम्मान एक दिन में 24 घंटे के अंदर इतना बढ़ गया। और जब आप उनको देखेंगे और उनकी बात को सुनेंगे तो आपके दिमाग में भी उनके प्रति ये सम्मान बढ़ जाएगा। इसके बाद बिहार के बारे में आपको पता है, बिहार में पप्पू यादव एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। और पप्पू यादव जो हैं उनका आप देखते हैं, उनका जीवन यात्रा आप देखते हैं। पहले 2 बार वो जीते थे, पार्लियामेंट जीते थे, इंडिपेंडेंट भी जीते थे। उनकी पत्नी जो कांग्रेस में है, राज्यसभा की सदस्य, वो भी जीती थी। 1 सीट से वो जीते थे, 1 सीट से उनकी पत्नी जीती थी। मतलब अच्छे बड़े नेता हैं। और नेता किस प्रकार के हैं? नेता इस प्रकार के हैं कि जब कोविड आया था या जब भी कोई विपदा आती है, आपदा आती है, तो वो व्यक्ति जिसका वेट 150 किलो है और बहुत बड़ा वेट है, गिर जाए तो उठ ना पाए, इस टाइप का वेट है, उन्होंने गांव-गांव जाके नहर में, पानी में अपना पैंट उठा के, अपने हाथ में, अपने सिर पे दूध लाद के जनता की सेवा की। माने वो एक आदमी राजनेता नहीं है, बेसिकली वो जनसेवक है, समाज सेवक है। और ये मुझे यहां बैठे लग रहा था, जबकि मैं बिहार नहीं गया था, कि पप्पू यादव को टिकट मिलना चाहिए था और पप्पू यादव को इलेक्शन जीतना चाहिए। खैर, जो भी राजनीतिक मजबूरियां रही हो, पप्पू यादव इंडिपेंडेंट लड़े। बीमा भारती जो जनता दल यूनाइटेड से आरजेडी में आई थी, उनको आरजेडी ने टिकट दिया और पप्पू यादव इंडिपेंडेंट रह के चुनाव जीते। जबकि आप जानते हैं बिहार जैसी जगह में जहां पे पोलराइज्ड मामला बहुत ज्यादा होता है और जहां पे भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी का अपना स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है, वहां पे इंडिपेंडेंट जीतना कोई आसान काम नहीं। लेकिन पप्पू यादव जीते। पप्पू यादव ने जीतने के बाद पहला, फिर वही पप्पू यादव की स्थिति है, उनपे भी उसी प्रकार का दबाव है कि एक तरफ पैसे की थैलियां, मिनिस्टर बनने के, वो पूरा भविष्य सुरक्षित, सब कुछ। तो मानी बात है, जैसे मैंने आपको बताया विशाल पाटिल साहब के साथ रहा होगा, वैसे ही पप्पू यादव के साथ रहा होगा। पप्पू यादव ने पहला ही स्टेटमेंट दिया कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से पदयात्रा की है और जनता के साथ जुड़े हैं और जन नेता बनकर उभरे हैं, तो मैं कांग्रेस के साथ हूं। तो जैसा निष्ठा का, समर्पण का, शुद्धता का प्रमाण महाराष्ट्र के इंडिपेंडेंट एमपी ने दिया, उसी प्रकार की महानता बिहार के पप्पू यादव ने दिखाई। अब उत्तर प्रदेश में आ जाइए, चंद्रशेखर आजाद नगीना से इलेक्शन लड़े। आरजेडी, यहां पे जो समाजवादी पार्टी थे, कुछ समझौता था नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन वहां समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट दिया भी, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था। चंद्रशेखर आजाद बहुत समर्पित और बड़े तेजस्वी नेता हैं, कई बार जेल भी जा चुके हैं, कई बार उनकी पिटाई भी हुई है। दलित आंदोलन के लिए पूर्णतः समर्पित व्यक्ति हैं और वो इंडिपेंडेंट चुनाव जीते। अब उन पर भी उसी प्रकार का दबाव है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो बीजेपी में आ जाए। अब देखते हैं चंद्रशेखर आजाद क्या स्टेटमेंट देते हैं, 1 आध दिन में पता चल जाएगा कि क्या वो जो उनकी समाज सेवा, जो उनकी विचारधारा है, उसी के प्रकार वो इंडिया गठबंधन के साथ रहते हैं या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में चले जाते हैं। क्योंकि इस बार के चुनाव में एक चीज और देखने को मिली है, वो यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय बहुजन समाज पार्टी ने कम से कम 15 सीटें समाजवादी पार्टी को हटवा दी। अगर बहुजन समाज पार्टी चुनाव न लड़कर भाजपा का फायदा न पहुंचाती तो समाजवादी पार्टी 15 सीटें जाती पाती है और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री न बन पाते। तो इसका मतलब अगर उत्तर प्रदेश में इतनी प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिली हैं, तो उसका उत्तरदायित्व जो है वो बहन जी का है। और उनके भांजे ने जब, भतीजे ने जब बीजेपी के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, तो जिस प्रकार से उन्हें हटाया था, हम उसका विश्लेषण कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब समझ में आया कि वास्तविकता में उनकी अंडरस्टैंडिंग बीजेपी से थी और इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की थी, तो वो समाप्त हो गए। अब उनका एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, जबकि पिछली बार उनके 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। अब चंद्रशेखर आजाद को भी ये देखना है कि उनका एक तेजस्वी स्वभाव है, उभरते हुए नेता हैं, भविष्य उनके साथ है, उम्र उनके साथ है। लेकिन अगर वो बहुजन समाज पार्टी की लीक पे चलना चाहते हैं या अपनी तेजस्विता को बरकरार रखना चाहते हैं, और इस बार जिस प्रकार मैं विशाल पाटिल का नाम ले रहा हूं या पप्पू यादव का नाम ले रहा हूं, आगे समय में भी क्या मैं उनका नाम उसी प्रकार से उसी श्रेणी में ले पाऊंगा, जो कि और सारा अत्याचार अनाचार जो भी हुआ है, जेल गए हैं, पिटाई हुई है, जो कुछ हुआ है,
चंद्रशेखर आजाद के साथ वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। तो देखना चंद्रशेखर आजाद क्या रुख लेते हैं। जो चंद्रबाबू नायडू हैं उन्होंने सभापति का पद मांग ही लिया है, जैसे मैंने आपको बताया। बड़े बड़े मंत्री पद टीडीपी ने मांग लिए हैं, जेडीयू ने मांग लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिना जेडीयू टीडीपी के वो सरकार बनाए जिससे उन्हें दबा, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये तो बड़े दल हैं, ये तो 2-3 मिनिस्ट्री मांगेंगे। लेकिन अगर छोटे 3 व्यक्ति का कोई दल होगा तो मानी बात है कि उसमें से एक को देना पड़ेगा। यहां से आपको 14 में से 15 में से 3 को देना पड़ेगा, तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगी जब आप छोटे छोटे दलों से समझौता करेंगे, बड़े दलों से समझौता लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा करने वाली हैं। वो यह है कि टीडीपी ने कहा कि हम तो 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे। अगर वो देंगे और वो इनके गठबंधन में रहेंगे तो मोदी जी हिंदू मुसलमान कैसे कर पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कैसे कर पाएगी, उनका जो मेन थीम है वो कैसे चल पाएगा। और अगर नहीं चलेगा तो माननीय मोदी जी ने जो कहा था कि मेरे जीते जी मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, वो तो चंद्रबाबू नायडू देने के लिए तैयार बैठे हैं, उसकी शपथ खा के बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार जो है वो अग्निवीर की बात कर रहे हैं, इसके पुनर्निरीक्षण की बात कर रहे हैं, तो दबाव बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं, आरएसएस कह रहा है कि नहीं, जो वहां पे संसद सदस्य अपना नेता चुनेंगे उसमें कोई व्हिप जारी नहीं होगा, जिसको जो मनाए जिसको वोट दे। इसका माने वो भी चाहता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री न बने, नितिन गडकरी या शिवराज सिंह चौहान बन जाए। ये भी प्रयास चल रहा है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ने कहा है कि अमित शाह को आप मंत्रिमंडल में नहीं लेंगे और आप चाहें तो शिवराज सिंह चौहान को गृह मंत्री बनाएं और रेल मंत्री और आईटी और ये बड़े बड़े फाइनेंस, ये सारे जो हैं जेडीयू और टीडीपी को दें। तो दबाव बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं आगे स्थिति। लेकिन खुशी की बात यह है, कांग्रेस में आज के तारीख में ऐसे लोग हैं या ऐसे लोग कांग्रेस के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं जिनका समर्पण उनके सिद्धांतों के साथ है, जो खुशी देता है, भविष्य के लिए अच्छा संकेत देता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के साथ हैं उधर जाएं, जो उस सिद्धांतों में नहीं है वो इधर आएं, लेकिन अपने सिद्धांतों पे अडिग रहें। और जिससे देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान, लेकिन ये जो पलटा पलटी है जिसमें सिद्धांतों की अदला बदली है, ये उचित नहीं है। या तो आप सेकुलर हैं या फंडामेंटलिस्ट और क्रिमिनल हैं, दोनों आप नहीं हो सकते, वरना जनता आपको देखती है। जो ओपी राजभर और संजय निषाद का हाल हुआ है, अनुप्रिया पटेल का हुआ है, वही उन लोगों का होगा जो अवसरवादी हैं और जो अपने सिद्धांतों पे अडिग नहीं रहते। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।